नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जन प्रमाण पत्र, मतदाता सूची और नागरिक अधिकारों के इस पूरे मामले पर। जी। खासकर बिहार के संदर्भ में हमारे पास कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं, हाँ। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जन्म पंजीकरण आखिर इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। बिहार में क्या चल रहा है और ये वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही कि ये जन्म का रिकॉर्ड रखना ये इतना अहम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये तो मतलब नागरिक होने का पहला पक्का सबूत है। सोचिए, स्कूल में एडमिशन लेना है, वोट डालना है, कोई सरकारी मदद चाहिए। हाँ। तो इन सब दरवाजों की चाबी कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होती है। और हाँ, एक और बात, देश की योजनाएं बनाने के लिए, आबादी का सही सही अंदाजा लगाने के लिए भी ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। सही बात है, लेकिन बिहार की कहानी थोड़ी अलग रही है ना। मतलब अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें। हाँ, बिल्कुल अलग। साल 2000 की बात करें तो बिहार में सिर्फ आप सोचिए 3.5% जन्म रजिस्टर हो रहे थे। सिर्फ 3.7%? जी हाँ। जबकि देश का औसत तो 56% से ऊपर था। जी हाँ, बहुत बड़ा गैप था। ये तो मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। और देखिए, 2005 तक बिहार थोड़ा सुधरा, करीब 17%, मतलब 16.9% पर आया। पर तब तक राष्ट्रीय औसत भी बढ़कर 62.5% हो गया था। अच्छा। और एक दिलचस्प बात बताऊं, अगर 2005 के राष्ट्रीय औसत से सिर्फ बिहार और यूपी, इन दो राज्यों को हटा दें, हाँ, तो वो औसत उछलकर सीधा 78% से ज्यादा हो जाता है। अरे वाह। मतलब इन दो राज्यों का प्रदर्शन पूरे देश के औसत को कितना नीचे खींच रहा था। जी, इससे पता चलता है कि इन बड़े राज्यों की स्थिति कितनी मायने रखती है। तो अब इतने साल गुजर गए, क्या हालात बदले हैं जमीन पर? क्या बिहार उस 3.7% से कुछ आगे बढ़ पाया है? हाँ, देखिए, सुधार तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। 2022 के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि बिहार में अब लगभग 71% जन्म वो 21 दिनों के अंदर दर्ज हो रहे हैं। 71%? अच्छा, ये तो काफी बेहतर है उस 3.7% से। बिल्कुल बेहतर है। हालांकि अगर आप केरल या तमिलनाडु जैसे राज्यों से तुलना करें, जहां ये 90% से भी ज्यादा है, तो हाँ, फासला अभी भी है। पर 3.7% से 71% तक आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इसमें चुनौतियां भी छिपी हैं। क्या चुनौतियां? मतलब आंकड़ा तो अच्छा लग रहा है। हाँ, आंकड़ा तो है, पर इसमें वो लोग शामिल नहीं हो पाते जो दूर दराज के इलाकों में है। डिजिटल पहुंच, मतलब इंटरनेट वगैरह की कमी। अच्छा, डिजिटल डिवाइड वाली बात। जी, और सरकारी दफ्तरों में काम की धीमी रफ्तार, वो भी एक मुद्दा है। तो ये जो आखिरी के करीब 29% लोग हैं ना, हाँ, उन तक पहुंचना शायद पहले के 68-70% तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल काम है। समझ गया। और अब तो शायद कोई नया कानून भी आ गया है जो इसे और अहम बना रहा है। बिल्कुल सही। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, जो 1969 का है, उसमें 2023 में एक संशोधन हुआ है। अच्छा। और इसके हिसाब से 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र वो अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य मतलब अब वो डिजिटल वाला ही चलेगा। हाँ, और बात यही खत्म नहीं होती, यही नाम जुड़वाने के लिए भी। तो ये आप समझिए कि लगभग आधार जैसा, मतलब एक मल्टी यूज दस्तावेज बनता जा रहा है। अच्छा, तो यहीं से वो मतदाता सूची वाला मामला जुड़ता है, ये जो विशेष पुनरीक्षण या एसआईआर की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। इसी एसआईआर प्रक्रिया में कहा गया है कि जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, जी,
उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। एक लिस्ट है 11 दस्तावेजों की। 11 कौन कौन से हैं इसमें मोटे तौर पर? इसमें वही डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ऐसी चीजें हैं। इनमें से कोई एक देला होगा। ठीक है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर फिर इतना विवाद क्यों है? मैंने सुना विपक्ष कह रहा है कि ये एनआरसी लाने का तरीका है। हाँ, यही मुख्य आरोप है। कहा जा रहा है कि ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश है। और डर ये जताया जा रहा है कि इससे जो गरीब लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, या खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनके पास शायद ये सारे कागजात ना हों, हाँ हो सकता है, वो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। एएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। क्या सवाल? जैसे कि सरकार पहले ये तो बताए कि अवैध प्रवासियों की संख्या आखिर है कितनी, जिसके लिए सब किया जा रहा है। और ये जो बूथ लेवल ऑफिसर BLO है, क्या वो इन सब दस्तावेजों की सही जांच कर पाएगा? हाँ, ये भी वैलिड पॉइंट है। और उनका एक और सवाल था कि अगर सालों से सरकारी सिस्टम जन्म पंजीकरण ठीक से नहीं कर पाया, तो उसकी सजा आम आदमी क्यों भुगते? बात तो सोचने वाली है। तो ये डर क्या सिर्फ राजनीतिक है या वाकई लोगों को दिक्कतें आ रही हैं जमीन पर? नहीं, दिक्कतें तो हैं। आप गांव देहात में देखिए, आज भी बहुत से बच्चे घरों पर ही पैदा होते हैं। सही बात है। उनका पंजीकरण कई बार वक्त पर नहीं हो पाता। फिर सबके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, वो तो है। और दस्तावेजों की बात करें तो कितने गरीब परिवार हैं जिनके पास न स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, न जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट, पैन कार्ड। ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है अक्सर। बिल्कुल। तो ऐसे में उनके लिए उन 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। यानी एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और अनिवार्यता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जमीनी हकीकत है। तो क्या कोई रास्ता सुझाया गया है इस मुश्किल से निकलने का? कोई समाधान? हाँ, कुछ सुझाव जरूर दिए गए हैं, जैसे कि पंचायत लेवल पर ही हेल्प सेंटर बनाए जाएं जो पंजीकरण में मदद करें। अच्छा। प्रक्रिया को शायद थोड़ा और सरल बनाया जाए। हो सकता है स्व घोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर कुछ व्यवस्था की जाए। जो BLOs हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो दस्तावेजों को समझें और लोगों की मदद कर सकें, ना कि उन्हें परेशान करें। सही। और सबसे जरूरी है कि सरकार पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए, लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार ने जन पंजीकरण में एक लंबा सफर तय किया है, 3.7% से 71% तक। ये तारीफ के काबिल तो है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन मंजिल अभी दूर है। लक्ष्य तो 100% ही होना चाहिए, है ना? जी, लक्ष्य तो वही होना चाहिए, क्योंकि अब ये जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है। ये तो लोकतंत्र में सीधी भागीदारी का टिकट बन गया है, आप कह सकती हैं। हाँ, सही कहा। मतदाता सूची को अपडेट करना, उसे ठीक रखना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी पक्का करना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी जायज नागरिक वो सिर्फ इसलिए पीछे न छूट जाए कि उसके पास कोई एक खास कागज नहीं है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी और कानून का इस्तेमाल नागरिकों को ताकत देने के लिए कैसे कर सकते हैं, बिना उन्हें इस प्रक्रिया में उलझाए या सिस्टम से बाहर किए। ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा आपने, ये संतुलन साधना ही सबसे अहम है।